हाँ लिखिए। आज नियम नंबर 2 उसका लिखिए। प्रति इकाई समय में उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रति इकाई समय में उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या विकिरण के प्रबलता पर निर्भर करता है। विकिरण के प्रबलता पर निर्भर करता है, विकिरण के आवृत्ति पर नहीं। विकिरण के आवृत्ति पर नहीं। विकिरण के आवृत्ति पर नहीं। देखिए, कहने का मतलब है ना कि जैसे जब किसी धातु के सतह पर आकर के आप फोटोन टकराता है, किसी धातु के सतह पर आकर के फोटोन टकराता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, जिस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। तो पहले आपको बताए थे कि जो आपतित प्रकाश होता है यानी कि विकिरण यानी कि रेडिएशन, उस रेडिएशन का आवृत्ति जो है देहली आवृत्ति से अधिक होगा तब भी जाके उससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, और यदि देहली आवृत्ति के से कम होगा तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन। दूसरा नियम है कि हर सेकेंड कितना एक से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि जो रेडिएशन यानी कि जो फोटोन एक टकराना ना, तो उस फोटोन की शक्ति कितना है। मतलब जितने ज्यादा फोटोन शक्तिशाली होगा ना, उतनी अधिक ओकरा से हर सेकंड इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो प्रति इकाई समय में उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित फोटोन के यानी कि विकिरण के प्रबलता पर डिपेंड करता है कि हर सेकंड कितना इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करवाएगा, ठीक ना। जितनी अधिक शक्तिशाली फोटोन रहेगा, मतलब जितने अधिक ऊर्जा वाला रहेगा, उतने ज्यादा एक से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। आवृत्ति पर डिपेंड नहीं करता है कि हर सेकंड कितना इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेगा। आवृत्ति पर डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा, कि जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन गतिशील होगा ना, तो इलेक्ट्रॉन गतिशील होगा तो गतिशील इलेक्ट्रॉन के पास कुछ ना कुछ ऊर्जा होता है जिसको इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। तो हर सेकंड उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या फोटोन की प्रबलता पर निर्भर करता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद कितना तेजी से गति करेगा, यह जो है आपतित रेडिएशन के आवृत्ति पर डिपेंड करता है। जैसे ऐसे समझ लीजिए, जैसे कहने का मतलब कि ज्यादा शक्ति लगा करके एक मुक्का मारे कोई के तो बलबला के सब है फेंक दिया, मतलब अधिक मात्रा में, ठीक ना, अधिक मात्रा में फेंक देगा। तो जिसे अंदर से कुछ निकलेगा वह किस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितना जोर से। तो जितने प्रबल फोटोन होगा यानी कि जितने ऊर्जा वाला फोटोन होगा उतने अधिक इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हर सेकेंड होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन जो होता है वो आवृत्ति पर निर्भर, इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा डिपेंड करता है केकरा पर, आवृत्ति पर। तो तीसरा लिखिए तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित विकिरण के आवृत्ति का सीधा समानुपाती होता है। आपतित विकिरण के आवृत्ति का सीधा समानुपाती होता है, सीधा समानुपाती होता है, लेकिन यह विकिरण के प्रबलता पर निर्भर नहीं करता है। लेकिन यह विकिरण के प्रबलता पर निर्भर नहीं करता है। लेकिन यह विकिरण के प्रबलता पर निर्भर नहीं करता है।
तो देखिए 3 गो बात लिखा है। पहल का कि इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा कि नहीं, इसके लिए जिम्मेदार है कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से अधिक होना चाहिए। और दूसरा कि हर सेकंड कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यह इस बात पर डिपेंड करता है कि जो उस पर विकिरण आपतित हो रहा है उसका रेडिएशन कितना ज़्यादा है एनर्जी। हर सेकंड जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन गतिशील होगा, तो इलेक्ट्रॉन गतिशील होगा तो उसके पास गतिज ऊर्जा होगा। तो वो जितने अधिक आवृत्ति वाला प्रकाश रहेगा ना, उतने अधिक निकलने वाले इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर गतिशील होता है ना, तो यदि अधिक आवृत्ति वाला प्रकाश पड़ेगा एकरा पर ना, तो ये धातु सतह को ज़्यादा वाइब्रेट करेगा ना। जितनी अधिक वाइब्रेट करेगा उतनी अधिक इलेक्ट्रॉन गतिशील, और इलेक्ट्रॉन जितने अधिक गतिशील होगा उसका गति ऊर्जा उतना ही। तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है 2 गो कि प्रति सेकेंड उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस पर निर्भर करता है, विकिरण के प्रबलता पर, आवृत्ति पर, तरंगदैर्घ्य पर, चाल पर। तो प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस पर निर्भर करता है, प्रबलता पर। और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर। ठीक ना, ये दोनों ऑब्जेक्टिव में आते रहता है बराबर। चलिए का 3 गो था नियम। अब देखिए, अब प्लैंक के जो क्वांटम सिद्धांत है ना, तो प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर आइंस्टीन जो थे वो 1905 ईस्वी में प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना की व्याख्या की। इनका कहना था ना कि जब धातु के सतह पर फोटोन आपतित होता है ना, तो मान लीजिए कि फोटोन के पास एनर्जी है 10 जूल, तब 10 जूल एनर्जी का कुछ भाग जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में खर्च हो जाता है। एनर्जी का कुछ भाग इलेक्ट्रॉन को, जैसे 10 जूल मान लीजिए कि फोटोन को आ रहा है, उसका एनर्जी है, तो कुछ फोटोन का ऊर्जा जो होता है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में खर्च हो जाता है, और जो ऊर्जा शेष रहता है वो ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करने में खर्च होता है। इनका कहना था, किनका, आइंस्टीन का। और जबकि इसके पहले ऐसा कुछ नहीं बताया गया। जैसे कहे का मतलब कि हम कोई के घरे गए और खींच के निकालना है, तो पहले तो घर में से खींच के निकालेंगे तो कुछ एनर्जी खर्च हो जाएगा दुआरी पर निकालने में पहले, और ओकरा बाद ओकरा मतलब कि धकेलेंगे आगे की ओर। अब बाहर निकल गया ना, बाहर के ओकरा भगा के मारेंगे ओकरा। अब बाकी एनर्जी अब किस में खर्च होगा, उसको भगा के मारने में। तो वही बात तो आइंस्टीन बताए थे कि जैसे 10 जूल एनर्जी वाला फोटोन है, तो इसका कुछ भाग जो है निकालने में खर्च खाली हो जाता है, और जो शेष ऊर्जा होता है उसको गतिज ऊर्जा प्रदान करने में, यानी कि भगावे में ओकरा खर्च हो जाता है। यही सब लिखना है। तो टॉपिक लिखिए था, प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर, प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर, प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर आइंस्टीन द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या, आइंस्टीन द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या, आइंस्टीन द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की, आइंस्टीन द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की, हाँ आइंस्टीन, ऐसे इनका पूरा नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन। हाँ, आइंस्टीन द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या जो इस प्रकार है, जो इस प्रकार है, जो इस प्रकार है। अब इसको लिखना पड़ेगा ना। अब देखो आइंस्टीन के नाम में आया तो जिसे एगो बात सुनाते हैं, जैसे कि एगो कहावत है ना कि जैसन आदमी के साथ रहिएगा वैसन के गुण सीखिएगा। तो वो जैसे आइंस्टीन जो महान साइंटिस्ट बने हैं तो वो अपने मेहनत और परिश्रम से बने हैं। जैसे वो भी एक समय में नॉर्मल स्टूडेंट थे, लेकिन उनको जिसे रुचि था फिजिक्स और मैथ में, इतना अधिक फिजिक्स पढ़े कि आगे चल के मतलब कि उनका दिमाग का लेवल क्या हो गया, बहुत ही हाई लेवल के बाद सोचना से अपना थ्योरी देने लगे। ये ऐसे साइंटिस्ट थे जो पहले थ्योरी देते थे, बाद जाके
एक्सपेरिमेंट करते थे। जब किया हो साइंटिस्ट थे दुनिया के, तो वो लोग पहले एक्सपेरिमेंट करते थे, उसके बाद ये कर ठीक उल्टा करते थे। पहले सिद्धांत और तब जाके प्रयोग सही होता था। इसलिए इनको आधुनिक विज्ञान, आधुनिक साइंटिस्ट में सबसे महान साइंटिस्ट माना जाता है अल्बर्ट आइंस्टीन को। सही से इस साइंस पर अब जान ली कि साइंस के क्षेत्र में ये तो बहुत कुछ जानते थे, तो जहाँ तहाँ इनको बुलाया जाता था साइंस पर लेक्चर देने के लिए। तो एक दिन ऐसे एक ही लेक्चर बार बार देना पड़ता था ना, तो बोर हो गए थे लेक्चर देते देते। तो एक दिन का कहे न कि आज हमारा लेक्चर देने के मन नहीं है, तो ड्राइवर कहा नहीं कि सर हम दे देगा आज। तो कहा कि तुमको याद है? तो सर इतना दिन से सुन रहे हैं आपका लेक्चर, हम एक लेक्चर हुआ हमें याद हो गया है। तो कहे की बात है, तो जाओ अच्छा तुम्हें लेक्चर दो। कोई जानता नहीं था कि यही आइंस्टीन है, उनको कोई देखा नहीं था कभी जहाँ पर गए थे लेक्चर दे, तो कोई जान नहीं रहा था। तो कहे कि ठीक है, अपने कुर्तवा सब पहना ड्राइवर के, अपने खुद बन गए ड्राइवर। आइए अपन आराम से कहे कि आज हम लेक्चर नहीं देंगे, ये बैठ गए सुनने के लिए। आओ गए स्टेज पर ड्राइवर, साइंस में जो मतलब जो लेक्चर था वो अपना लेक्चर दे दिया। तो होता नहीं कि साइंस में कोई इंटरेस्टेड होता है, तो वो लेक्चर देने के बाद उतरे स्टेज पर से, तो उनका पीछे पीछे आया कि सर हमको वो साइंस में क्वेश्चन है पूछना है ड्राइवरवा से। और उसको तो खाली लेक्चर में याद था, बाहरी कुछ नॉलेज थोड़ी था उसका यार। तो फेर पड़ गया कि कब क्या करे। तो कहा कि ऐसे पूछो कौन क्वेश्चन है। तो पूछा तो इसे था बड़ा हार्ड क्वेश्चन। तो कहा ना क्या इतना छोटा छोटा क्वेश्चन के हम जवाब नहीं देते हैं, इसके लिए तो मेरा ड्राइवर ही काफ़ी है। ड्राइवर कौन बनल थे? आइंस्टीन बनल थे। तो देखो तो दिमाग काम किया ना, यही तेज आदमी संग रहेगा तो तुम्हें क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो आइंस्टीन बता दिए। अब तोरा तरफ देख रहा है सर कि तू तो गधा है, उठाते रहता है तो वो गधा नहीं मुझे। तो चलिए लिखा जाए इसका पहला नंबर लिखिए जिसका प्रकाश वास्तव में, हाँ एक नंबर लिखिए, प्रकाश वास्तव में फोटोनों का, हाँ फोटोन लिखिएगा ठीक ना। प्रकाश वास्तव में फोटोनों का, हाँ फोटोन, प्रकाश वास्तव में फोटोनों का लगातार प्रवाह है, लगातार प्रवाह है। और प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा, और प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा h nu होती है, और प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा h nu होती है। h nu, जैसे इनका क्या कहना है कि जो प्रकाश आता है ना सूर्य से, वो एक्चुअल में फोटोन का लगातार प्रवाह है, यानी कि धरती पर लगातार फोटोन का बौछार हो रहा है, आक्रमण सूर्य भगवान का। और प्रत्येक फोटोन का एनर्जी होता है h nu होता है। तभी ना हम लोग के शरीर पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो उष्मा का एहसास होता है, उत्सर्जन नहीं होता है, एहसास होता है कि हाँ गर्मी लग रहा है। दूसरा लिखिए, जब दूसरा नंबर, जब nu आवृत्ति वाला फोटोन, जब nu आवृत्ति वाला सिंबल लगा, जब nu आवृत्ति वाला फोटोन, इस सिंबल है nu, जिसके द्वारा आवृत्ति को सूचित किया जाता है। कंफ्यूज मत हो कि क्या बोल रहे थे। जब nu आवृत्ति वाला फोटोन धातु की सतह से टकराता है, धातु की सतह से टकराता है, तो फोटोन अपनी संपूर्ण ऊर्जा, तो फोटोन अपनी संपूर्ण ऊर्जा, संपूर्ण माने पूरा, कि सब धन तोड़े है, संपूर्ण ऊर्जा
धातु की सतह वाले इलेक्ट्रॉन को प्रदान कर देता है। धातु की सतह वाले इलेक्ट्रॉन को प्रदान कर देता है। धातु के सतह वाले इलेक्ट्रॉन को प्रदान कर देता है। समझा? जैसे कहने का मतलब कि फोटोन आ रहा है इलेक्ट्रॉन से टकराया तो टकराता है तो अपन सारा ऊर्जा उसका प्रदान प्रति करता है, सारा ऊर्जा देता है। तो उसका कुछ ऊर्जा जो है इलेक्ट्रॉन को फुसला करके बाहर निकालने में खर्च हो जाता है, और बाकी ऊर्जा जो रहता है तो वो इलेक्ट्रॉन को जैसे गति कराता है। कहने का मतलब कि जैसे हम जा रहे हैं कहीं से कमा के आ रहे हैं, ठीक ना, ढेर पैसा और कोई सुंदर लड़की से टकरा गए तो सारा धन ओकरे दे दिए। अब ओकरा पर कुछ पैसा खर्च करेंगे ओकरा फुसलावे में, कुछ पैसा फुसलावे में, और कह दिए कि सारा धन तोरे है, लेकिन कुछ पैसा आप ओकरा पर खर्च करेंगे फुसलावे में और फिर बियाह कर लेंगे। आप कुछ पैसा घरे जैसे ले जाए में, यात्रा करे में, तो वही काम है जा पर के कर फोटोन के। कि फोटोन क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन जैसे धातु से टकराता है ना, तो धातु के संतह के अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को पूरा ऊर्जा प्रदान कर देता है। तो कुछ ऊर्जा इलेक्ट्रॉन पर काबू पाने में खर्च हो जाता है, मैंने कुछ पैसा ओकरा फुसला लिए, देख अब कुछ काबू हो गया ना, तो फिर अब कुछ पैसा ओकरा साथ ले जाए में, भाड़ा उड़ा में खर्च है। तो यही तीसरा नंबर लिखना है, एकदम सेम टू सेम जो बोल रहे हैं, लेकिन तनी लैंग्वेज दूसरा है, ठीक ना, लेकिन मतलब वही है। लिखिए तीसरा नंबर, फोटोन के कुछ ऊर्जा का भाग, आप फोटोन के कुछ ऊर्जा का भाग, फोटोन के कुछ ऊर्जा का भाग इलेक्ट्रॉन पर आरोपित, इलेक्ट्रॉन पर आरोपित आकर्षण बल को आकर्षण बल को काबू करने के लिए, काबू मतलब कंट्रोल में करने के लिए, आकर्षण बल को काबू करने के लिए प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। जबकि ऊर्जा का शेष भाग, जबकि ऊर्जा का शेष भाग, ऊर्जा का शेष भाग इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करने के लिए होता है। ऊर्जा का शेष भाग इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करने के लिए होता है। गतिज ऊर्जा प्रदान करने के लिए होता है। हो गया ना? अब मान लीजिए टकरा तो हम गए हैं, लेकिन वो घर वाला से भी बल से बंधी हुई है ना, तो अगर घर वाला से पहले ओकर बंधन तोड़ना पड़ेगा ना, पैसा उसे खिला के कि देखा भाई हमरा पसंद आ गया है। तो वही बात एकरो में होता है कि कुछ ऊर्जा ओकरा पर काबू पावे में आ कुछ ऊर्जा ओकरा गति प्रदान करने में ले जाना है ना। तो देखो लिखो या पढ़े, अतः मैंने बोल रहे हैं तो तुम सब मैडम के इंतजार में कहा इस और दिन आए देखें। लिखिए उसमें नीचे, अतः धातु के अंदर, नहीं उसी में अब लिखे पड़ेगा ना कि एनर्जिया उसको कंट्रोल करने में या फिर गति ऊर्जा प्रदान करने में। लिखिए धातु के अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने संपादित कार्य अब प्लस
फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कहने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो ऊर्जा खर्च होता है ना, और जो गति प्रदान करता है उसको। देखिए, जैसे धातु के अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालने में संपादित कार्य किसके बराबर होता है? तो जितना ऊर्जा इलेक्ट्रॉन पर खर्च कर दिया जाता है निकालने में ना, तो उसी को कार्य के बराबर समझा जाता है। तो इसको हम लिखते हैं W0 से लिखते हैं, W0 से लिखते हैं। अब गतिज ऊर्जा जानते हैं कि क्या होता है? 12 mv² ना। लेकिन किसका गतिज ऊर्जा? गलत, फोटो इलेक्ट्रॉन की। क्योंकि प्रकाश के आपतन के कारण जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उस इलेक्ट्रॉन को केवल इलेक्ट्रॉन नहीं कहते हैं, उस इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब देखिए, जो फोटोन आया है तो फोटोन को ऊर्जा हम लिख दिए E, लेकिन एक्चुअल में E के मानवा कितना होता है? H होता है ना। अब धातु के अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में संपादित कार्य, तो संपादित कार्य मतलब बताए थे कि जितना जब तक ले ओकर देहली आवृत्ति के बराबर नहीं हो जाता तब तक ले इलेक्ट्रॉन धातु सतह तक ले, और धातु सतह से बाहर निकालना है तो उसका आवृत्ति देहली आवृत्ति से ज्यादा होना चाहिए। तो धातु के अंदर से इलेक्ट्रॉन को खाली बाहर निकालने में कार्य, तो किया गया कार्य का मान होता है H × नू नोट होता है, हाँ, प्लस 12 mv मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको इधर ला दीजिए, H नू माइनस H नू नोट बराबर 1/2। ये जो समीकरण है ना जो आया, इस समीकरण को कहा जाता है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। ई वाला जो आपका इक्वेशन है 12 क्लास में बाद फिर पढ़ने को मिलता है एकदम सेम टू सेम, लेकिन वो फिजिक्स में मिलता है। हाँ, संपादित कार्य जो है W0 लिखे हैं, यह वह ऊर्जा होता है जो धातु के सतह तक ले इलेक्ट्रॉन को निकालने में खर्च हो जाता है। इसका मान होता है H × नू नोट, जहाँ नू नोट होता है देहली आवृत्ति। तो इसको उधर ले जाके घटा लेते हैं, फिर दोनों में से H कॉमन लेते हैं तो इतना आ जाता है। यही समीकरण कहलाता है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। इसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला था, किनको? अल्बर्ट आइंस्टीन के। नीचे लिख लीजिएगा कि इस समीकरण को आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण कहते हैं। इस समीकरण को आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण कहते हैं। प्रकाश विद्युत समीकरण कहते हैं। इस समीकरण को आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण कहते हैं। हो गया ना। अब नीचे लिख लीजिएगा कि जहां H बराबर प्लैंक नियतांक, जहाँ H बराबर प्लैंक नियतांक, H बराबर प्लैंक नियतांक, नू बराबर आपतित प्रकाश की आवृत्ति, नू बराबर आपतित प्रकाश की आवृत्ति, आपतित प्रकाश की आवृत्ति, नू नोट बराबर लिखिए देहली आवृत्ति, नू नोट बराबर देहली आवृत्ति, देहली। Me बराबर लिखिएगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, Me बराबर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अब Ve बराबर लिखिए
इलेक्ट्रॉन का वेग, VE बराबर इलेक्ट्रॉन का वेग, इलेक्ट्रॉन का वेग। अब चलिए देखिए एक बात बताइएगा, जैसे देखिए बालक, एक फोटोन का ऊर्जा होता है, सुनो, एक फोटोन का एनर्जी कितना होता है बताइए तो। एक फोटोन का एनर्जी गलत, h nu, एक फोटोन को ऊर्जा ही ना होता है, तो एक फोटोन को ऊर्जा h nu, तो n को फोटोन होगा तो एक एनर्जी कितना, NH nu ना। अजीब करते हैं आप लोग, जब A वो कि इतना है तो N को कि N इंटू H nu ना होगा। तो बताइए एक मोल का वैल्यू कितना होता है, एक मोल बराबर कितना कौन होता है, 6.02 ठीक। तो एक मोल बराबर होता है 6.02 ठीक। फोटोन जो है कौन होता है, ठीक। तो एक मोल फोटोन बराबर कितना फोटोन होगा बताइए तो, एक मोल फोटोन बराबर कितना फोटोन। देखिए नहीं समझे आप, हम कह रहे कि एक मोल फोटोन बराबर कितना फोटोन होगा, गलत, 6.02 फोटोन। बात नहीं समझे, फोटोन एक प्रकार के कण है, ठीक। तो एक मोल बराबर जब होता है 6.022 कण। अब फोटोन भी एक प्रकार का क्या है, कण है। तो एक मोल फोटोन बराबर कितना फोटोन, कितना फोटोन होगा ना। चलिए तो नोट लिखिएगा एगो, चाहे टॉपिक लिख लीजिए। टॉपिक है एक मोल फोटोन की ऊर्जा, एक मोल फोटोन की ऊर्जा एक मोल फोटोन की ऊर्जा देखिए, चूंकि हम लोग जानते हैं कि एक, उसमें डैश दे दीजिएगा, डैश दे के नीचे लिखिएगा, एक मोल बराबर होता है एवोगाड्रो संख्या, एवोगाड्रो संख्या। एवोगाड्रो संख्या का हम लिखते हैं n से, इसका मान कितना होता है 6.10 कौन नहीं जी। तो चलिए लिखते हैं इसके बाद एक मोल फोटोन की ऊर्जा, एक मोल फोटोन की ऊर्जा E बराबर N इंटू H nu हो जाएगा, N इंटू H nu। इस एगो फार्मूला हो ही गया, लेकिन N का मानवा कितना रखना है, और भी इसको आगे बढ़ाना है भी, इसका रखना है 6.02 और H का मान कितना होता है 6.62 माइनस 34 इंटू नू ना। ऐसे मेन फार्मूला ही आपका, ठीक है, जिसको घेर दिए हैं, इसको थोड़ा दूसरे रूप में हम व्यक्त करना चाह रहे हैं, तो हो जाएगा 6.022 गुना 6.6262 घटेगा 23 उसमें से, तो हो जाएगा कितना -10 होगा, -11 होगा। अच्छा नू बराबर क्या होता है फार्मूला, C बाई लैम्डा, C बाई लैम्डा। C का किसका चाल होता है और उसका मान कितना होता है, तो इसको आपस में गुना करके लिख देते हैं, इसको भी चलिए पहले लिख लेते हैं, बड़का तो निकल कैलकुलेशन 6.62 10⁻11
इसका मान होता है 3 गुना 10 के पावर 8। लैम्डा का तो हम लोग को नहीं मालूम है, क्योंकि पता नहीं कि कौन सा प्रकाश है, क्योंकि सब अलग अलग प्रकाश के लिए लैम्डा का मान अलग अलग होता है। हाँ, यहाँ लिख देते हैं ई बराबर गुना में हो जाएगा आपका 6.022 गुना 6.6262 और गुना 10 के पावर में एक और 3 भी होगा, और 10 के पावर -3 नहीं जी, अब पूरा के बटा में। अब उस सब का आपस में गुना कर देते हैं, गुना करके आ जाएगा आपका टोटल, गुना करके आता है 1197 और गुना 10 के पावर -3 बट्टा में लैम्डा। मात्रक लिख देंगे जूल मोल इनवर्स। अच्छा, जूल को किलो जूल में बदलना होगा। सुनिए, जिसे जूल को किलो जूल में बदलना हो तो क्या करते हैं, ये जूल है उसको किलो जूल में बदलना है, डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो डिवाइड कर देंगे तो भागा करना मतलब 10 के पावर में 3 से गुना करना होता है, तो 119.7 और गुना 10 के पावर -3 पहले से है और 10 के पावर -3, लेकिन यहाँ जूल नहीं लिखाएगा, किलो जूल हो जाएगा। अब मोल इनवर्स बटा में ना वो तो कीजिए तो किलोग्राम हो जाता है, के मतलब किलो और जे मतलब जूल, केजी लिख दीजिएगा तो किलोग्राम हो जाएगा। ये सब न्यूमेरिकल बनाने में काम आता है, हालांकि मेन फार्मूला वही है आपका ई बराबर एच में n इंटू एच में किलो जूल मोल इनवर्स। हाँ बोलिए, किसका? यहाँ पर कि यहाँ पर मात्रा किसी नहीं लिखेंगे, कैलकुलेशन करना है, लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया, चलिए एक न्यूमेरिकल लिखिए तो। न्यूमेरिकल है आपका क्वेश्चन लिखिए बालक, उस प्रकाश विकिरण का तरंगदैर्घ्य, उस प्रकाश विकिरण का तरंगदैर्घ्य, हाँ उस प्रकाश विकिरण का उस प्रकाश विकिरण का तरंगदैर्घ्य कोमा आवृत्ति एवं तरंग संख्या ज्ञात करें। उस प्रकाश विकिरण का तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति एवं तरंग संख्या ज्ञात करें जो 2 गुना 10 के पावर -10 सेकेंड में 2 गुना 10 के पावर -10 सेकेंड में
एक बार कंपन करता है। 2 × 10⁻⁻10 सेकेंड में एक बार कंपन करता है हो गया ना। जैसे देखिए कह रहा है कि कोई प्रकाश है जिसका जो कोई प्रकाश विकिरण है जिसका हमको तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना है, आवृत्ति ज्ञात करना है और तरंग संख्या ज्ञात करना है। और उसमें दिया हुआ है कि जो प्रकाश है ना 2 × 10⁻10 सेकेंड में एक बार कंपन करता है, ठीक ना। तो कौन सी ज्ञात करना है? तरंग संख्या, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति। तो देखिए जो दिया हुआ है ना वो कौची दिया हुआ है। देखो जब भी नहीं पता चले ना कि कौची दिया है ना तो उसका मात्रक देख लीजिएगा कि जो दिया होकर मात्रक कौची है। एक मात्रक कौची है? सेकंड किसका मात्रक होता है? समय का ना होता है। आवर्त काल माने एक प्रकार का समय है। तो मात्रक से पता किया जाता है कि एक्चुअल में कौची दिया हुआ है। इस समय दिया हुआ है ना जी, क्योंकि सेकंड किसका मात्रक होता है। तो t बराबर लिखेंगे कितना? 2 × 10⁻10 सेकेंड। अब देखिए क्वेश्चन में कौची निकाले, तरंगदैर्घ्य कह रहा है, फिर आवृत्ति कह रहा है और तरंग संख्या कह रहा है। कितनों बार ना तरंग संख्या कितनों बार से लिखते हैं ना। देखिए मात्र मेरे पास आवर्त काल है तो कोई ऐसा फॉर्मूला बताइए जिसमें तीनों में से कोई वो आता हो और वो आता हो। तो देखिए सबसे पहले क्या निकालेंगे? आवृत्ति बराबर होता है 1/, होता है ना। 1/2 × 10⁻10 तो 1/2 × 10⁻10 है। तो 9 बराबर कितना आएगा? 0.5 × 10⁻10 आवृत्ति की मात्रा हर्ट्ज। तो इसको लिख सकते हैं। देखिए तो इसे 5 × 10⁻9 हर्ट्ज, क्योंकि 10⁻10 का मतलब कि 10 × 10 है। तो एगो 10 निकाल के गुना कर देंगे तो हम लोग खत्म हो जाएगा ना। अब कौची निकालने कह रहा था? 9 आ गया। अब देखिए हम लोग सुनिए, अब हम लोग जानते हैं कि c बराबर होता है लैम्डा गुना नहीं जी। अब देखिए एक में c तो हमारा हमेशा मालूम होता है 3 × 10⁻। तो हमें लैम्डा निकालना है ना। लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? c/9 हो जाएगा। लैम्डा c की वैल्यू 3 × 10⁻8 और इसका 5 × 10⁻9 था ना। तो कितना हो जाएगा बताइए तब? 3/5 और ऊपर जाएगा तो 8 पहले से है 10⁻9। तो लैम्डा बराबर देखिए 0.6 और गुना 10⁻⁻1 नहीं जी, क्योंकि 9 में से घटेगा। तो अब कौन सी निकालना है? तरंग संख्या। लेकिन देखिए तरंग संख्या निकालने के लिए हम आपको बताए थे कि जो लैम्डा का मात्रक होना चाहिए ना वो सेंटीमीटर में होना चाहिए, ठीक ना। हर्ट्ज हाँ सेंटीमीटर में होना चाहिए। आइए हमका तरंगदैर्घ्य जो आया है ना कौची में है? मीटर में है, क्योंकि हर्ट्ज जो है ना हर्ट्ज वो आपका ऐसा ही मात्रक में होता है। तो हमको ये सेंटीमीटर में निकालना है ना। तो मीटर वो क्या कर देंगे पहले सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए एक में 10 के पावर कितना से 10 के पावर 2 से यानी कि 100 से गुना करेंगे तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? 10 के देखिए 0.6 और गुना 10 नहीं जी। तो लैम्डा बराबर सेंटीमीटर। सोच लो एगो तरंगदैर्घ्य इतना बड़का है 6 सेंटीमीटर लंबा है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ले। अब कौन सी निकालना है? तरंग संख्या निकालना है। तो तरंग संख्या बराबर क्या होता है? हम लोग जानते हैं कि इसका मान तनु बार बराबर 1/, लैम्डा। लैम्डा का मान सेंटीमीटर में रखना है। 1/6 भाग दीजिएगा तो कितना आएगा? रुकिए सेंटीमीटर मात्रा भी लिख देते हैं तो स्पष्ट हो जाता है। भाग दीजिएगा तो कितना आएगा? 0.0
जैसे अब 10 बचा 0.1, फिर ओकरा में से कितना आएगा? बार बार लगता है कि 6 आएगा, नहीं सेंटीमीटर ऊपर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, तब म्यू बार बराबर हो जाएगा आपका इसमें लिख देते हैं 0.16। एक वहाँ 6 के बाद होबे करता है, क्योंकि 6 बार बार आता ना। हाँ कर देते हैं, चलिए उतार लीजिए। एक ऐसा ही क्वेश्चन देते हैं फिर से, तो बनाइएगा। सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया है ना उसको लिख लेना चाहिए, और जो निकालने के लिए कहा है ना उसको वाट कर देना चाहिए, और तब जाके देखना चाहिए कि मेरे पास क्या है और हमको क्या चाहिए।